अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कैलकुलस 2 स्टूडेंट। टेस्ट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट है स्टूडेंट, उसका नाम है इंटेग्रल टेस्ट फॉर सीरीज़, या फिर हम उसको कॉशी इंटेग्रल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ बोलेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट। इफ़ फॉर x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 f be a नॉन नेगेटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इंटीग्रेबल फंक्शन सच दैट, क्या मतलब स्टूडेंट कि अगर x आपके पास 1 या 1 से बड़ा हो तो एक फंक्शन है स्टूडेंट जिसका नाम है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। तो फर्स्ट में देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, यानी कि x की वैल्यू जब 1 या 1 से बड़ी होगी तो हम उस सीरीज़ में यानी कि पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3। तो जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा उस रेशो से वो सीरीज़ डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, बढ़ती यानी कि x की वेरिएशन बढ़ेगी और सीरीज़ का जो आंसर है वो स्मॉल होता जाएगा। तो ऐसी सीरीज़ क्या कहलवाएगी? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीरीज़ कहलवाएगी। उसका स्टूडेंट एक फंक्शन को डिफाइन किया है इस तरह से कि fn इज इक्वल टू un है, और यानी कि ये फंक्शन उस सीरीज़ को हमने एक फंक्शन का नाम दिया। ठीक है, और fn किसके इक्वल है? un के इक्वल है। यानी कि उस सीरीज़ को स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, एक फंक्शन की शेप बनानी है। ठीक है, एक फंक्शन की शेप बनानी है और उस फंक्शन को हमने un कहना है। और un स्टूडेंट आप जानते हैं कि ये हम un को सीरीज़ से रिप्रेजेंट किया करते हैं। तो उस सीरीज़ को यहाँ हमने एक फंक्शन की शेप में बनाना है। फॉर ऑल, ये स्टूडेंट क्रॉस है, ये वर्ड नहीं है। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ n की तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए स्टूडेंट ये रिलेशन माना जाएगा। ठीक है, और देन समीशन 1 टू इन्फिनिटी un एंड 1 टू इन्फिनिटी f of x dx आइदर बोथ कन्वर्ज और बोथ डाइवर्ज। अब स्टूडेंट मैं आपको बताऊं डिटेल्ड में स्टूडेंट, एक हमारे पास सीरीज़ है। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 1 और 1 से ज़्यादा करते जाएं तो वो सीरीज़ ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती जाएगी। ऐसी सीरीज़ क्या कहलवाएगी? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन भी कह सकते हैं आप, उसको सीरीज़ भी कह सकते हैं। बहरहाल हमने उस सीरीज़ को fn का नाम देना है, फंक्शन की शेप में बनाना है। और फिर ये जो n की वेरिएशन है स्टूडेंट, u1 u2 u3 u4, तो ये बेसिकली 1 है। n पॉजिटिव नंबर्स है ना, क्योंकि कभी आपने फर्स्ट टर्म -1 में नहीं पढ़ी, या हमने अरिथमेटिक किया था a -1 a -2, तो कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो उसी तरह से मैंने अब सीरीज़ को u से रिप्रेजेंट किया है, तो u1 u2 u3 u4, तो ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट हमने करना क्या है, अब ये जो हमारे पास एक सीरीज़ होगी un सीरीज़, ठीक है, 1 टू इन्फिनिटी इनफाइनाइट सीरीज़ होगी वो, यानी कि इस un की मदद से स्टूडेंट हमने ये बनाना है, सीरीज़ बनानी है। nth टर्म की मदद से हमने सम ऑफ सीरीज़ बनानी है, और fn की मदद से स्टूडेंट हमें f of x बनाना है। क्या बनाना है? f of x बनाना है। अब अगर इसका स्टूडेंट हम इस इंटेग्रल का हम क्या करेंगे? कन्वर्जेंसी चेक करेंगे। अगर इसका आंसर फाइनाइट आया तो फिर हम इस सीरीज़ को भी क्या बोलेंगे? ये सीरीज़ भी कन्वर्जेंस होगी। अगर इस इंटेग्रल का आंसर माइनस या प्लस इन्फिनिटी आया तो फिर हम इस सीरीज़ को भी बेसिकली क्या कहेंगे? डाइवर्ज बोलेंगे, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इसका आंसर आया तो वो डाइवर्जेंस होगी। तो फिर हम यानी कि हम क्या करने जा रहे हैं? इस इंटेग्रल की बिहाफ पर इस सीरीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। शॉर्ट बात करूं तो ठीक है, हमें स्टूडेंट समीशन या un गिवन होगा तो हम उसको समीशन की फॉर्म में बनाएंगे, और इस fn की मदद से हम f of x बनाएंगे। ठीक है, यानी कि ये un, या अगर ये गिवन है समीशन un की फॉर्म में गिवन होगा तो हम इसको un बनाएंगे, और un बना तो हम कहेंगे ये fn है। फिर fn बनेगा तो फिर दोबारा f of x बनेगा। हमारे पास जस्ट जो गिवन होगा स्टूडेंट वो ये शेप होगी, या ये होगी, या इनमें से ये होगी।
ठीक है। अगर लेट्स सपोज ये शेप गिवन है तो हम उसको डायरेक्ट कहेंगे ये एफ एन है। अगर ये एफ एन है तो हम एफ एक्स बनाएंगे और एफ एक्स बनाकर इस इंटेग्रल में पुट करेंगे और इस इंटेग्रल का रिजल्ट हमें बताएगा कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अगर फाइनाइट है, कोई डेफिनेट नंबर है, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो सम ऑफ सीरीज गिवन है ये कन्वर्जेंट है। अगर अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है, तो हम उस बेस पर इसको डाइवर्जेंस बोलेंगे। डाइवर्जेंस कहने की बिना पर हमारे पास जो अल्टीमेटम इसकी जो अल्टरनेट जो जिसकी हमने एक्चुअल में कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी देखनी थी उसके बारे में डिसाइड करेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। जो बात बता रहा हूँ उसको ज़रा क्वेश्चन की सूरत में देखते हैं। यूज कॉस्चीज इंटेग्रल टेस्ट टू शो वेदर द सीरीज, दिस इज द सीरीज। शो करके दिखाना है क्या ये सीरीज कन्वर्जेंस है या नहीं है, ठीक है, बल्कि कन्वर्जेंसी शो करा कर दिखानी है, ठीक है, यहाँ पर डाइवर्जेंस का जिक्र नहीं है। तो अब देखिए स्टूडेंट, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये बेसिकली क्या है स्टूडेंट, समीशन, इसकी nth फॉर्म बना सकता हूँ स्टूडेंट। यह देखिए ये क्या गिवन है हमारे पास, n फॉर्म है, तो बेसिकली ये क्या होगा, ये हमारे पास समझ लें कि यू एन इज इक्वल टू 1/n², ठीक है ना, यू एन इज इक्वल टू 1/n², ये nth टर्म है, ठीक है। ये देखिए ऐसे यू एन इज इक्वल टू 1/n²। तो स्टूडेंट अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ समीशन लगाता हूँ, क्योंकि ये जो वेरिएशन nth की जा रही है ज़रा गौर से देखें, ठीक है, वेरिएशन 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, और यहाँ 1 का नीचे आप स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि ये 1 से स्टार्ट हो रही है, तो वेरिएशन n पर आ रही है, ठीक है, ये तो बन गया। अब लिमिट्स कहाँ देनी है कि पहली टर्म 1 बने, देखिए ये 1 का स्क्वायर 1, 2 पुट करेंगे, ये सीरीज, तो दोनों तरफ हमने ये लगा दी, ठीक है। और इसका भी क्या मतलब है, ये nth है, तो बात तो एक ही है, ठीक है ना। अब इसकी जो स्टूडेंट nth टर्म है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये nth टर्म है, तो यू एन 1/n² आया। तो अगर ये यू एन है तो हमने ऊपर टेस्ट में ये बताया था कि यू एन एफ एन के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको फंक्शन की शेप में ले आएंगे, यू एन इज इक्वल टू 1/n² बेसिकली इज इक्वल टू एफ एन, ठीक है, ये फंक्शन एन में चला गया। अगर ये एफ एन बना तो अब यहाँ अगर एक्स रखते हैं यहाँ, यानी कि ये देखिए यहाँ मैं एक्स रखूँ तो यहाँ मैं एक्स रखूँ तो हमें एफ ऑफ एक्स मिलेगा। तो देखिए हेयर दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x²। बात समझ में आ गई स्टूडेंट। तो आगे बढ़ते हैं। जी अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, अब एक बात ये भी जहन में रखिएगा स्टूडेंट कि जितना हमारा ये जो हमने बनाया समीशन n टू इन्फिनिटी 1 टू इन्फिनिटी, जितनी हमारे पास n की ये वेरिएशन होगी उतनी ही हमने जब इंटेग्रल लगाना है यानी कि इंडेफिनेट इंटीग्रल लगाना है तो वो वेरिएशन भी हमने यहाँ से यहाँ तक की स्टार्ट करनी है। ये बात क्लियर कर लीजिए अपनी जहन में, ठीक है। तो अब 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हमने यही बात की थी जब हम स्टार्ट करने जा रहे थे, तो हमने यही कहा था कि यहाँ हम इसका अगर ये 1 टू इन्फिनिटी है तो फिर ये 1 टू इन्फिनिटी, अगर जो सीरीज समीशन की फॉर्म में लिखी अगर वो 2 टू इन्फिनिटी होती तो फिर इंटेग्रल में यहाँ 2 टू इन्फिनिटी लिखता। इसका बेसिकली स्टूडेंट हमने आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसके लिए वही इंटीग्रेशन की टेक्निक्स यूज़ होंगी जो हम प्रीवियस सेमेस्टर में बड़ी डिटेल में और इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा। अब देखिए स्टूडेंट, हमने इसका इंटेग्रल निकालना है, तो आप जानते हैं ये ऊपर गया पावर में एक ऐड, उसी पे डिवाइड और लिमिट्स इस तरह से आ गई। ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल में और इनडेफिनेट में स्टूडेंट क्या फ़र्क है, डेफिनेट में हमारे पास लोअर और अपर लिमिट फाइनाइट थी, इनडेफिनेट में हमारे पास क्या फ़र्क आएगा कि एक हमारे पास एक साइड इनफाइनाइट और दूसरी फाइनाइट, यह हो सकता है ऊपर वाली फाइनाइट हो नीचे वाली इनफाइनाइट हो, या हो सकता है दोनों की दोनों इनफाइनाइट हो। तो इन तीन केसेस को हम इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है। तो काम इसका वही है, तो उसी तरह से अप्लाई होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन लिया स्टूडेंट, ये लोअर वैल्यू ये अपर, तो जी
माइनस को यानी कि इसको रेसिप्रोकल किया -1/x, ये लिमिट्स अप्लाई की, माइनस को साइड पर रखकर स्टूडेंट अपर माइनस लोअर, तो 1/∞ 0 होता है, तो 0 माइनस और ये 1 पुट करेंगे 1/1, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट फाइनाइट नंबर आया। फाइनाइट नंबर आया इस इंटेग्रल का आंसर, तो हम इस बिहाफ पर क्या कहेंगे कि ये जो इंटेग्रल हमने स्टूडेंट सोल्व किया ये कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो जो सीरीज हमें गिवन थी बाय द कॉशीस इंटीग्रल टेस्ट, गिवन सीरीज 1 to ∞ 1/n² इज आल्सो कन्वर्जेंट। इतनी सी बात है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, मजीद देखिए, यूज द कॉशी इंटीग्रल टेस्ट शो दैट द सीरीज 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस 1/4.5 प्लस अप टू सो ऑन इनफाइनाइट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो दोनों के बारे में हमें स्टूडेंट बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका समीशन की फॉर्म स्टूडेंट बनानी है। तो समीशन फॉर्म जब स्टूडेंट यहाँ पर बनेगी तो ये फॉर्म बनेगी समीशन 1 to ∞, क्योंकि ये देखिए 1 नहीं है, 1 + 2 है, यानी कि n+1 से स्टार्ट नहीं हुआ, 2 से हुआ है, तो n+1, और यहाँ आगे देखिए तो n+2। ठीक हो गया ना। ये इसकी स्टूडेंट nth टर्म है। वेरिएशन कहाँ से देंगे? 1 to ∞ देंगे, क्योंकि 1 यहाँ रखने से हमें 2 मिलेगा, 1 यहाँ रखने से हमें 3 मिलेगा। और ये किसके इक्वल है? यानी कि ये समीशन और ये जो फॉर्म बनाई है स्टूडेंट हमने nth टर्म बनाई है ना, तो ये un बनेगा। अगर ये un बना तो इसका मतलब nth टर्म स्टूडेंट क्या होगी? कंपेयर करते हुए un = दिस। और अगर ये un इसके इक्वल है तो हम बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल टेस्ट बता चुके हैं कि un fn के इक्वल है। और अगर ये fn के इक्वल है तो हम इसमें x रख देंगे un की जगह पर, तो हमें fx मिलेगा। ये देखिए fx, ठीक हो गया। अब अगेन वहाँ पर स्टार्ट कहाँ से हो रही थी? समीशन की लिमिट 1 to ∞, तो इंटेग्रल लेना है 1 to ∞ f(x) dx। हेयर वी हैव f(x) इज 1/x+1 into x+2। तो आप जानते हैं स्टूडेंट ये कौन सी इंटीग्रेशन की टाइप है? जी हाँ, पार्शलाइज करना है और लीनियर फैक्टर है। क्लियर? सोल्व बाय द पार्शियल फ्रैक्शन। स्टूडेंट सोल्व आप करना जानते हैं, मैंने सोल्यूशन करने के बाद ये रिजल्ट लिख दिया, ए और बी का आंसर, जिस तरह से आप लेट करते थे ना, लेट, ठीक है, 1/x+1 into x+2 इज इक्वल टू a/x+1 प्लस b/x+2, फिर मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड को देखते हुए बोथ साइड। तो वो क्राइटेरिया करने के बाद ए और बी का आंसर स्टूडेंट ये निकला। क्लियर है? तो स्टूडेंट हमने इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर समझ लें कि ले लिया है। ठीक हो गई बात? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्टूडेंट यहाँ पार्शलाइज किया, इंटीग्रेशन सॉरी नहीं लिया। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को स्टूडेंट मैं किस तरह से लिख रहा हूँ, ये इस वक्त इसका पार्शलाइजेशन का ये आंसर है। क्लियर? अब 1 to ∞ को देखिए मैं किस तरह से लिखने जा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा, क्योंकि मुझे फ्यूचर में n की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो देखिए मैं इसको किस तरह से कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। लिमिट n टेंस टू ∞ लिखा मैंने, और n की जगह पर मैंने इन्फिनिटी की जगह पर मैंने n लिखा। इसका बात मतलब एक ही है, क्योंकि n टेंस टू ∞, जहाँ जहाँ आपको n दिखेगा फ्यूचर में आप क्या पुट करने वाले हैं? इन्फिनिटी पुट करने वाले हैं। मैंने ये ना करते हुए इस तरह से लिख दिया। ये एक तरह से स्टूडेंट इनडेफिनिट इंटीग्रल था जिसको मैंने डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट किया है। n एक वेल नाउन नंबर हुआ करता है, जबकि इन्फिनिटी नहीं हुआ करता। ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है और ये डेफिनेट इंटीग्रल बना। ठीक है, जो चीज़ आपकी इन्फिनिटी की तरफ जा रही हो आपने उसको लेट कर लेना है। अगर जो नंबर आप यहाँ लिखते हैं वही नंबर आपको यहाँ लिखना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ लिखता t इन्फिनिटी की जगह, तो t गोज टू इन्फिनिटी लिखता। बात क्लियर हो रही है? मैंने लिखा n, तो n टेंस टू ∞। अब इससे हमारा इसका इंटीग्रेशन लेना आसान हो गया, अदरवाइज इन्फिनिटी से फिर हमें प्रॉब्लम होती जी। 1/x का इंटीग्रेशन स्टूडेंट log of x, सिमिलरली -1/x का इंटीग्रेशन log of x, लिमिट्स, ठीक है, अप्लाई की, अपर माइनस लोअर लिमिट स्टूडेंट यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, अपर माइनस लोअर लिमिट को पुट किया स्टूडेंट, ये देखिए n, ये अपर लिमिट माइनस लोअर 1 है तो ये 2 हुआ, और यहाँ पुट किया तो ये 3 हुआ, ये log 3 है। ठीक है, log 3। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए किस तरह से इसको इवेल्युएट करेंगे आगे।
तो ये देखिए स्टूडेंट, ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही थी log m माइनस log n, जिसको लिखा जा सकता है log m ओवर n डिवीजन, ठीक है, और log 3 और log 2 सेम एज इट इज। अब स्टूडेंट यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, n को ऊपर से कॉमन ले सकता हूँ, n को ऊपर से कॉमन लेता हूँ तो 1 प्लस 1 अपॉन n, यहाँ से n को कॉमन लेता हूँ तो 1 प्लस 2 अपॉन n, तो n से कैंसिल होने के बाद ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, log 3 माइनस log 2 को लिखा जा सकता है log 3/2, क्लियर है ना यहाँ तक। अब स्टूडेंट यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी, जहाँ n नज़र आएगा वहाँ आपने इन्फिनिटी पुट करना है। ये काम क्यों किया? क्योंकि इंटीग्रेशन लेना पॉसिबल नहीं हो रहा था, वो सारा अनडिफाइंड हो रहा था, तो डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हुए अब आप n को वापस कर दें, जहाँ जहाँ n दिखेगा आप इंटीग्रल लगाएंगे, क्योंकि हमने अपर माइनस लोअर लिमिट पुट करनी थी ना, तो वो इन्फिनिटी से सारा का सारा काम खराब हो जाता, तो वहाँ मुझे n लिखना पड़ा और लिमिट दिखानी पड़ी कि n बेसिकली इन्फिनिटी है। तो अब यहाँ पर हम इन्फिनिटी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, यस, यहाँ इन्फिनिटी रखा, यहाँ इन्फिनिटी रखा, 1 ओवर इन्फिनिटी 0, 1 प्लस 0 1, यहाँ इन्फिनिटी रखा 0, ठीक है ना, 2 बाय इन्फिनिटी 0, 1 प्लस इन्फिनिटी सॉरी 1 प्लस 0 1, तो ये बना log 1, ठीक है। और यहाँ पर तो कोई साइन नहीं है, n है ही नहीं, तो मैं यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूट नहीं करूँगा और log 1 स्टूडेंट 0 होता है, 0 प्लस log दिस, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये डेफिनेटली कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि इस इंटेग्रल का आंसर जो है वो फाइनाइट आया, तो इसका मतलब ये इंटेग्रल कन्वर्जेंट है, और बाय द कॉशी इंटेग्रल टेस्ट ये जो पूरी सीरीज जो nth फॉर्म में हमने बनाई थी ये भी कन्वर्जेंट है। क्लियर है स्टूडेंट बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन ज़रा समझने वाला है स्टूडेंट, देखिएगा। शो दैट द सीरीज स्टूडेंट कोई पी शेप की दी हुई है, जब हमने पी सीरीज पढ़ी थी, अब ये खुद एक फंक्शन के तौर पर एक पी सीरीज ही आई, इज कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ p, यहाँ स्टूडेंट यह है p लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन एंड इक्वल टू 1, यानी कि p की वैल्यू जब 1 से बड़ी हो तो ये सीरीज क्या कहलवाएगी? कन्वर्जेंट। और अगर 1 और 0 के दरमियान में p हो, ठीक है, तो 0 खुद इंक्लूड नहीं है, 0 से बड़े हों, 1 और 1 से कम इस तरह से आए, तो p की इन वैल्यूज़ के लिए ये सीरीज डाइवर्जेंट है। और शो किससे कराना है? विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल टेस्ट से। तो अब देखिए यहाँ तो स्टूडेंट समीशन की फॉर्म खुद गिवन है, तो हमने कहा un इज इक्वल टू 1 अपॉन n की पावर p, ये fn है। क्लियर है यहाँ तक? अगर fn मिला तो fn fx बनाया जा सकता है, तो यहाँ n की जगह हमने x रखा, x की पावर p, ठीक हो गया। अब देखिए, अब वेरिएशन स्टूडेंट देख सकते हैं, जो p की वेरिएशन थी स्टार्ट में ही देखिए 1 टू इन्फिनिटी थी, क्वेश्चन में देखिए 1 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर जब हम आएंगे 1 टू इन्फिनिटी, अब स्टूडेंट p की किस वैल्यूज़, p की क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज़ उसने कंडीशन में दे रखी हैं, एक कहा है कि 1 से बड़ी हो, दूसरी में उसने कहा है 1 और 1 से छोटी हो लेकिन 0 से बड़ी हो, दो इंटरवल्स दे रखे हैं। हम बात करते हैं कि अगर p 1 हो, तो अगर स्टूडेंट p 1 हो तो यहाँ 1 रखते हैं p को, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या होगा? log x। तो हमने कहा अगर p इज इक्वल टू 1 हो, अगर p इज इक्वल टू 1 हो तो ये इंटीग्रल, ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन है इस तरह आएगा और ये लिमिट्स अप्लाई हो जाएंगी 1 टू इन्फिनिटी। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ मैं लिखना भूल गया, व्हेन p डज नॉट इज इक्वल टू 1 हो, अगर p 1 के इक्वल ना हो, p 1 के इक्वल ना हो, यानी कि 2 हो, 3 हो, -2 हो, -3 हो, तो ये इंटीग्रल लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इक्वल नहीं है, इस तरह p डज नॉट इज इक्वल टू 1,
अगर 1 के इक्वल नहीं है तो लेट्स सपोज 2 है। अगर स्टूडेंट 1/x² है तो अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, x की पावर क्या बनी -2 बनी x की पावर, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -2 में +1 किया डिवाइडेड बाय -2 + 1 किया, ऐसे ही होगा ना। तो हमने इसी तरह से लिखा कि अगर p का आंसर इक्वल नहीं है 0 के तो फिर इस इंटेग्रल का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड उसी पे डिवाइड, और लिमिट 1 to ∞। यहां तक क्लियर है, क्योंकि p की दो कंडीशंस उसने बताई हैं, ठीक है ना। एक उसने क्या कहा, फिर बता दूं आपको स्टूडेंट, यहां देखिए, पहले उसने कहा कि p ग्रेटर देन 1 हो, दूसरे केस में कहा कि p 1 और 1 से स्मॉल हो, तो दो कंडीशंस उसने दे दी। तो इसके लिए स्टूडेंट जब हम इंटेग्रल लेने के लिए आए तो p की दो कंडीशंस के लिए हम ये फार्मूला इवेल्युएट करेंगे। तो उसके बाद अब यहाँ देखिए, अब स्टूडेंट मैं इसको अगेन जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा, इस इन्फिनिटी को मैं इस तरह से लिख दूँ, अगर ये लोग x है तो 1 इन्फिनिटी की जगह x, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये बात वही लिखी है व्हेन p = 1। इसी तरह से ये बात मैं दोबारा इस तरह से लिख दूँ 1 to ∞, यानी कि x व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी व्हेन p डज नॉट = 1, ठीक है, इस इंटेग्रल की वजह से, क्योंकि p की हमें नहीं पता वैल्यू क्या है, हमने बस यही कहा कि p 1 के इक्वल है, हो सकता है p 1 से इक्वल ना हो, या बड़ा होगा 1 से या छोटा होगा। तो इन दो कंडीशंस के लिए ये दो इंटेग्रल्स के रिजल्ट हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो मैंने लिखा log x - log 1, ज़रा ऊपर जाकर देखिए, इसमें अपर माइनस लोअर लिमिट पुट की है, ठीक है, लिमिट वैसे की वैसी रही। ये देखिए log x - log 1 when p = 1। अब इसी तरह स्टूडेंट यहाँ देखिए, यहाँ मैंने अगेन यही काम किया, अपर माइनस लोअर, तो जब अपर रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ ठीक है x ही रहेगा, ये एक्सप्रेशन। जब माइनस लोअर रखेंगे, लोअर रखने से यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 की पावर p + 1 का मतलब 1 ही होगा, और 1/- p + 1 आएगा। ये स्टूडेंट नीचे की तरफ अगले स्टेप में आया हुआ है, ठीक है। अब -p + 1 को 1 - p करके लिखा है, यानी कि ये पहले माइनस इस तरफ था, +1 इधर था, तो इस शेप में लिखा हुआ है। ये बात क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट, p की वैल्यू अगर 1 लेते हैं, ठीक है, p की वैल्यू 1 लेते हैं के केस में, अगर हम x को यहाँ इन्फिनिटी रख देते हैं, तो इन्फिनिटी log इन्फिनिटी और log 1 0 होता है, तो 0 इन्फिनिटी माइनस 0 हो, इन्फिनिटी माइनस समथिंग हो, इन्फिनिटी प्लस समथिंग हो, तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। एक तो ये बात ध्यान में रखिए। देखिए नेक्स्ट स्टेप, इन्फिनिटी आएगा जब आप p के केस में जब आपने मान लिया, क्योंकि आपने जब लिमिट अप्लाई की x की जगह इन्फिनिटी, तो वो उसने इन्फिनिटी दिया, ठीक हो गया। अब दूसरा केस स्टूडेंट, p जब इक्वल नहीं है 1 के, इसका मतलब है या तो p ग्रेटर देन 1 है या p लेस देन 1 है, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर लेट्स सपोज p ग्रेटर देन 1 है स्टूडेंट, p 1 से बड़ा है, लेट्स सपोज हम करते हैं कि p 2 है, तो 2 है तो वही चीज़ स्टूडेंट यहाँ पर लिखी है, रफ वर्किंग में करके दिखाया है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x 1 - p की जगह स्टूडेंट मैंने क्या लिखा 2, 1 - 2, ये -1/1 - p था स्टूडेंट, यहाँ मैंने किया 1 - 2, तो इसका ज़रा रिजल्ट देखिए, ये क्या बनता है, ये माइनस, ठीक है ना स्टूडेंट, -x डिवाइडेड बाय -1, तो रेसिप्रोकल कर दें तो हमें ये शेप मिलेगी। फिर -2 में से स्टूडेंट 1 गया, 1 में से 2 गया, -1 +1, ये आगे +1 होगा, ठीक है, आगे स्टूडेंट क्या होगा, +1 होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर इमेज इतनी सी ही है, तो +1। अब स्टूडेंट अगर मैं इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करता हूँ x की जगह, ठीक है, सॉरी यहाँ पर n लिखा हुआ है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी जो है वो n लिखा है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करता हूँ, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी, ठीक है, आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा, और 0 और आगे आपके पास +1 है, तो वेल डिफाइंड नंबर आएगा,
वेल डिफाइंड नंबर आएगा ना। इसका मतलब स्टूडेंट मैंने इसको लिखा कि ये जो पहले वाली टर्म है, ये जो पहले वाली टर्म है स्टूडेंट, ये क्या बन रही है, 0 बन रही है। तो 0 मैंने नहीं लिखा, मैंने सिर्फ ये वाली टर्म लिख दी, ये आगे वाली टर्म कौन सी थी, देखिए जरा ऊपर वाली, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म मैंने लिखी। ठीक है, ठीक है ना, -1/1 माइनस p। अब अगर p लेस देन 1 है, लेस देन 1 का मतलब क्या है, हो सकता है लेट्स सपोज 1/2 ले लेते हैं स्टूडेंट। 1/2 जब अगर हम लेंगे तो देखिए ये वर्किंग है। अब उसी एक्सप्रेशन में, उसी केस में, क्योंकि इसी के दो केसेस हैं, एक ग्रेटर देन 1 है और एक लेस देन 1 है, p डज नॉट इज इक्वल टू 1 का मतलब था। तो अगर हम लेस देन 1 लेते हैं, लेट्स सपोज 0.5 लिया, 1/2, इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर भी वैल्यू को पुट करते हैं, तो इसका स्टूडेंट ये आंसर आएगा और ये -2 मिलेगा। अब जब हम x की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं तो इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय समथिंग इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में से कुछ लेस हो या ऐड हो तो भी आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इसीलिए मैंने लिखा जब p के केस में लेस देन 1 हो तो ये टोटल आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। बात समझ में आ गई। अब उसने हमसे क्या पूछा था, सो बाय कॉशी इंटीग्रल टेस्ट समीशन 1/p n की पावर p इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट होगा कब, जब p ग्रेटर देन 1 हो। ये देखिए जब हमने p ग्रेटर देन 1 पुट किया था तो ये आंसर मिला था ना उस एक्सप्रेशन से, ठीक है ना। आप इसको 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने वहां पर सॉरी 1 था, आई थिंक +1 था, आप 1 भी लिख सकते हैं, वो एक फाइनाइट नंबर था ना, तो हमने इनको जर्नल फॉर्म में ही लिख दिया है। वैसे तो आप इसको 1 लिख सकते हैं, उसको सोल्व करते हुए फिर आपको लेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ये मेरी रफ वर्किंग थी, आपको रीज़न देनी पड़ेगी कि हमने 1 यहाँ पर क्यों लिखा, फाइनाइट नंबर दिखाने के लिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट में क्या है, जब p ग्रेटर देन 1 था, ठीक है, तो p समीशन 1/np इज कन्वर्जेंट व्हेन p इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ p इक्वल टू एंड लेस देन 1। तो आप देख सकते हैं जब इक्वल टू 1 के केस में किया वहां इन्फिनिटी था, लेस देन का केस भी लिया तो वहां पर भी इन्फिनिटी है। तो ये इस तरह से स्टूडेंट सॉल्व होगा। क्लियर है ये बात। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यूज इंटेग्रल टेस्ट चेक द कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ दिस। अब ये फंक्शन देखिए, ये समीशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको डायरेक्ट UN भी लिख सकते हैं या समीशन की फॉर्म में पहले इसको लिखते हुए आपने बताना है कि इसमें अगर लेट किया कि ये UN है, nth टर्म है, तो ये समेशन UN इज इक्वल टू दिस। कंपेयरिंग कर लें कि UN ये है हमारे पास, इससे क्या मिला, FN मिला और इससे FX बनाया जाएगा। इसी तरह से हमें अगेन इसके ऊपर लिमिट्स आपने देख ली, 1 to इन्फिनिटी थी, इसलिए हमने इसके ऊपर लिमिट्स 1 to इन्फिनिटी ली, और जब हम इसको ऊपर लेके गए तो पावर 2 ही लीनियर फैक्टर है, उसकी पावर्स जो भी हों हम उसको इंटीग्रेशन ले सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फैक्टर होता तो देन आपको पावर में क्या उसी पे डिवाइड नहीं करना होता, या मैंने ये भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हों तो हम उसको भी इसी तरह इंटीग्रेट नहीं किया करते पावर्स में। ये जस्ट लीनियर फैक्टर के लिए हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती है। लीनियर फैक्टर ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर 1 हो। तो पावर में क्या उसी पे डिवाइड स्टूडेंट लोअर और अपर लिमिट्स पुट की, अपर और लोअर लिमिट्स पुट करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास जो अल्टीमेट आंसर आया वो 1/3 है, और 1/3 एक फाइनाइट पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मतलब है ये इंटेग्रल कन्वर्जेंट है, जिसकी बिहा पर हम कहेंगे कि कॉशी इंटेग्रल टेस्ट सीरीज से ये मालूम हुआ कि ये जो हमारे पास सीरीज गिवन थी वो भी कन्वर्जेंट थी। स्टूडेंट क्लियर है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी और न्यू टॉपिक पर बेसिकली होंगे तो वह टेस्ट ही, तो न्यू टेस्ट हम आगे लेकर चलेंगे। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।